केमिकल पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइज़र्स, ये हमारे लिए अभी कन्वेंशनल तरीका है एग्रीकल्चर का। केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड्स, ये दोनों केमिकल्स सॉइल का फ्लोरा फौना, बोले तो माइक्रोबायोलॉजी इन द सॉइल किल कर रहे हैं, जिसकी वजह से सॉइल इज गोइंग टू बिकम डेजर्ट। केमिकल फर्टिलाइजर्स and pesticides, okay, are making the soil desert. It is just killing. वो मार रहा है, किसको मार रहा है? फ्लोरा फोना, बोले तो मायक्रोब्स इन सॉइल. सॉइल मधले मायक्रोब्स मरत आहेत. कशामुळं? पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर दोनों की वजह से. ये इतने तेज है कि वो माइक्रोब को टिकने नहीं देते. इसका परिणाम ये हो रहा, खास तौर पे जो फर्टिलाइजर्स है, हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल रहे, वो लाखों टन्स पर ईयर ऐड हो रहा है इसमें सॉइल में. आप अगर उस मिट्टी का नमूना चेक करेंगे, सपोज यहाँ पे 1 kg ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया डाला है, तो इस हिस्से की सॉइल ऊपर की अगर आप चेक करते हैं तो इसमें आपको कोई माइक्रोब जीव जंतु नजर नहीं आएगा. तो बोलेंगे सर क्या प्रॉब्लम है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजर डाला है तो इस पे जो पौधा, यहाँ जो फसल, यहाँ जो क्रॉप आएगा वो तो बढ़िया आएगा. बिल्कुल सही बात बोल रहे, यू आर राइट. इट इज सो लश ग्रीन, हरा हरा, विथ फुल ऑफ प्रोडक्शन, फार्मर इज हैप्पी. देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है इसके आगे की पीढ़ियों का, जनरेशंस का, क्योंकि सॉइल जो है वो मर रही है. सॉइल मर रही, सॉइल मर इसीलिए रही कि इसके अंदर का माइक्रोबायोलॉजी मर रहा है. इसके जो बायो फर्टिलाइजर से, देखो सॉइल में कोई फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि सॉइल नेचुरली ही अपने अंदर फर्टिलाइजर खींच लेती है. वो कैसे? सॉइल में 100 टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स रहते हैं. देर आर 100 टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स. ये जो बायो फर्टिलाइजर है ना, वो तकरीबन 100 किस्म के हैं बायो फर्टिलाइजर्स. एंड ये बायो फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन को, फॉस्फोरस को ऐड करते रहते इन द सॉइल नेचुरली. हमें इसकी केमिकल फर्टिलाइजर डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि माइक्रोब नेचुरली विल ऐड द बायो फर्टिलाइजर, व्हाट यू से, न्यूट्रिएंट्स इनसाइड द सॉइल. द न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. नाइट्रोजन को ऐड करने के लिए बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया काम करते हैं, और फॉस्फोरस को ऐड करने के लिए फंजाई काम करते हैं, जिसको माइकोराइजा बोलते हैं. हमारी गलतियों की वजह से आने वाली पीढ़ियों को जमीन नसीब नहीं होगी. सॉइल खत्म हो जाएगी, जिसको बनने के लिए करोड़ों साल लगे. सॉइल ऐसे ही नहीं बनती, उसको पीडोजेनेसिस से सॉइल बनती है. रॉक्स का फ्रिक्शन होके उसकी चूरी, पाउडर रॉक्स की सॉइल बनाती. और सॉइल वो है जिसके अंदर माइक्रोब्स है. बोलेंगे ये कौन सी डेफिनेशन है? देखो, हम मट्टी में किसी ऑर्गेनिक मैटर को डालते हैं, एक आधा एनिमल, मरे वाला एनिमल डालते हैं, या प्लांट का कोई हिस्सा डालते हैं, टहनिया, लीव्स, वो डाल देते हैं. कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि वो एनिमल या फिर वो प्लांट सड़ गई है. उसका जो है ना, वो सारा हिस्सा जो है वो खत्म हो चुका है. इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू द ऑर्गेनिक मैन्योर. वो मैन्योर बन चुका है, वो फर्टिलाइजर बन चुका है. तो सॉइल ने क्या करा? उसको सड़ाया, उसको डिकम्पोज किया, उसको रॉट किया. और ये काम कौन करता है? सॉइल के अंदर के माइक्रोब्स करते हैं. इसीलिए वो सॉइल जिंदा है. अगर ये गुण मिट्टी का खत्म हो जाए तो दैट इज नॉट अ सॉइल. वो सॉइल नहीं है, वो तो रेत है. आप रेत में डालो, आप रेत बालू में, रेत में कोई जीव जंतु डालो, वो सड़ेगा नहीं, जल्दी से सड़ेगा नहीं. पृथ्वी पे सब तरफ माइक्रोब्स है, इसीलिए हर कोई सड़ता है, वो बात छोड़ दो. लेकिन वहां पे बहुत लेट प्रोसेस होगा, वहां फर्टिलाइजर नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अंदर फ्लोरा फोना नहीं है, माइक्रोब्स एब्सेंट है, हमारी गलतियों की वजह से. ओके, नीचे से फर्टिलाइजर, ऊपर से पेस्टिसाइड, एक भी जंतु बच नहीं पा रहा. अच्छा, ये तो माइक्रोब्स है. जो मोटे वाले एनिमल्स है वो भी तो मारे जा रहे. फ्रॉग्स इज गोइंग टू डाई, अर्थवर्म्स, वी आर किलिंग अर्थवर्म्स, लिजार्ड्स,
कई सारे जो स्नेक्स हैं वो मारे जाते हैं। दिस ऑल आर द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर एंड वी आर किलिंग दोज इनडिस्क्रिमिनेटली। दिस कॉल्ड एज इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग। पेस्टिसाइड 1% हिट करता कीड़े को, 99% हिट करता अनवांटेड माइक्रोब, जो अनवांटेड किलिंग है, जो जंतु हमें चाहिए, जो बायोलॉजी हमें चाहिए, उसको हिट करता, जिसको हम बोलते हैं इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग। इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग और एक समस्या उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम इरेडिकेशन। इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग बोले तो अनवांटेड किलिंग, इरेडिकेशन बोले तो एखादे जीव को पूरी तरह से खत्म करना। ये दोनों चीजें इन केमिकल्स की प्रॉपर्टी है। इसीलिए अब हमें चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिलहाल फार्मर्स आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनिक फार्मिंग। व्हाट द ऑर्गेनिक फार्मर और ट्रेडिशनल फार्मर में फ़र्क क्या है? ट्रेडिशनल बोले तो हम जो कैसे खेती कर रहे, उसके अंदर फर्टिलाइज़र डाल रहे, उसके अंदर केमिकल पेस्टिसाइड डाल रहे, तो ये ट्रेडिशनल है, कन्वेंशनल है, हम ऐसे कर रहे। लेकिन एक आधा ऑर्गेनिक फार्मर हमसे अलग कैसे होगा? ऑर्गेनिक फार्मर हमसे अलग ऐसे होगा कि वो अपने खेत में खाद का दाना नहीं डालेगा। कौन से खाद का? केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालेगा, केमिकल पेस्टिसाइड नहीं डालेगा, लेकिन इसके विपरीत वो सारे फर्टिलाइजर्स को ऑर्गेनिक फॉर्म में लाएगा। जो भी डालेगा ऑर्गेनिक डालेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग बाय ऑर्गेनिक फार्मर, वो अपनी मिट्टी को एनरिच करेगा। देखो, जब आप ऑर्गेनिक मैन्योर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालते हैं, ऑर्गेनिक बोले तो जो सिंथेटिक नहीं है, जो कार्बन युक्त है, वो ऑर्गेनिक है। बरोबर। ऑर्गेनिक फार्मर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाल रहा बोले तो क्या कर रहा? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाल रहा बोले तो सॉइल को वो जिंदा रख रहा। इट विल कीप द सॉइल विथ माइक्रोब्स नहीं मर रहे। इट इज नॉट एडिंग अ सिंगल फर्टिलाइजर। देखो, केमिकल फर्टिलाइजर का एक ट्रेंड रहता, आप यूरिया डालते तो सिर्फ नाइट्रोजन मिल रहा है, सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल रहे तो सिर्फ फॉस्फोरस मिल रहा है, म्यूरेट ऑफ पोटैश डाल रहे तो सिर्फ पोटेशियम मिल रहा है, नहीं तो फिर कुछ मिक्सड फर्टिलाइजर से। ओके, DAP 18-18-10 बोले तो 18% नाइट्रोजन, 18% फॉस्फोरस, 10% पोटैश। तीन डाले, यूरिया से 1 डाला, MP से 1 डाला। लेकिन आप जब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालते हैं तो 30 के 30 न्यूट्रिएंट सॉइल को मिलते हैं एक समय। दैट इज बैलेंस्ड। वो हुआ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिक फार्मर उसके खेत में कौन सा फर्टिलाइजर डालेगा? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर से अलग कैसे होगा कि केमिकल 1 या 2 देगा या 3 देगा, ये 30 के 30 देगा। दूसरी बात, केमिकल फर्टिलाइजर तेज है, वो किसको मारेंगे? फ्लोरा फौना, माइक्रोब्स ऑफ सॉइल को खत्म कर रहे, लेकिन आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उनको एनरिच करेगा, उसको सपोर्ट देगा, उसका तो बेस बनेगा। खाद जो ऑर्गेनिक है उसके अंदर तो पनप जाएंगे, वो फुल फॉर्म में पनप जाएंगे, बढ़ेंगे। कौन बढ़ेंगे? माइक्रोब्स इन सॉइल। तो क्या हम ऐसे कुछ फर्टिलाइजर्स को जानते हैं जो बायो फर्टिलाइजर्स है, बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स है? बिल्कुल जानते हैं। बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर कुछ माइक्रोब्स है जो डायरेक्ट बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर या बायो फर्टिलाइजर बोल के काम करते हैं। देयर आर सर्टेन माइक्रोब्स विच वर्क एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। कुछ माइक्रोब्स है जो खुद बायो फर्टिलाइजर बोल के काम करते हैं, जो बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर बोल के काम करते हैं। तो ऐसे कौन से माइक्रोब्स है? देखो, हमारे पास 3 कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स है जो बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर या बायो फर्टिलाइजर बोल के काम करते हैं। बायो फर्टिलाइजर कौन है? ऐसे माइक्रोब्स जो सॉइल में, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स ऐड करते, या तो सिम्बायोटिकली नहीं तो नॉन सिम्बायोटिकली, फ्री रह करके या किसी के साथ रह करके। दे विल ऐड द फर्टिलाइजर, व्हाट यू से, न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। फर्टिलाइजर कौन होता है? जो कोई न्यूट्रिएंट ऐड करता हो फर्टिलाइजर है।
एनीबडी दैट एड्स द न्यूट्रिएंट इज द फर्टिलाइजर। कोई भी अगर फर्टिलाइजर हम बोल रहे तो वो कुछ ना कुछ तो एडिशन दे रहा है सॉइल के अंदर, उसको फर्टिलाइजर बोलना। हमेशा याद रखना कि फर्टिलाइजर सप्लीमेंट्री होता है। इट इज इक्वल टू योर टॉनिक। आप डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर आपको चेक करता, ब्लड चेक करा, उसने बोला कि एचबी कम है और वो आपको एक टॉनिक लिख के दिया, भाई एक ढक्कन 2 टाइम ले लो। इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज गोइंग टू एनहांस सपोर्ट योर एचबी लेवल। वो आपके एचबी लेवल को सपोर्ट कर रहा है, एक्स्ट्रा एडिशनल दे रहा है, वही तो फर्टिलाइजर होता है ना। ऐसा नहीं कि कितना भी डाल सकते, फर्टिलाइजर से प्रोडक्शन बढ़ रहा है, डालो टन्स ऑफ टन्स, नहीं ऐसा भी नहीं चलेगा। हैं? हम हीमोग्लोबिन वाले टॉनिक को चपाती के साथ खाते क्या? हाँ, वाटित टॉनिक है कि नहीं? चपाती वाटित नहीं भाई, वो भैया चम्मच से लेते ना, वाटी पर कसं खाओ, नहीं जो है एचबी वो भी चला जाएगा ना, लॉस्ट। टॉनिक जे असतं ना ते सपोर्टिव्ह असते हो, तुम्हाला भाकरच खावं लागते, आपको तो वही रोटी खाना पड़ेगा पेट भरने के लिए, टॉनिक थोड़ी खाएंगे भाई। मिट्टी चाहिए, पूरे मिट्टी के ऊपर फर्टिलाइजर ही फर्टिलाइजर बिछा दिए और लगे हम जो है गांव में 1 नंबर का प्रोडक्शन निकालेंगे, तो कुछ भी नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं होता है ना, आप समझ रहे हैं ना। वो टॉनिक है लेकिन इन बैलेंस्ड फॉर्म डालना पड़ता है, लिमिटेड डालना पड़ता है, थोड़ा सा डालना पड़ता है, जितना चाहिए उतना डालना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपके पास जितने पैसे उतने डालेंगे, जमीन को जितनी जरूरत है उतना। हमारे इंडियन फार्मर्स का वही प्रॉब्लम है, खत डालेंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे तो पड़ोसी का देख के, कितने थैले डाले उसने, कितने थैले डाले उसने, 10-20%। प्लांट की जरूरत क्या है, कोई लेना देना नहीं है, बगल वाले ने कितने डाले उससे 1-2 ज़्यादा। तो ये प्रॉब्लम जो है वो यहाँ हमारी सॉइल को खराब कर रहा है। सबसे ज़्यादा मोटा प्रॉब्लम ये है कि हम ज़रूरत चेक करके नहीं डालते। तो मिनरल न्यूट्रिशन स्टडी केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये प्रत्येक मिनरलचे कामं सांगितलेत, वो पहचान करके डालो ना, ठीक है। तो नंबर 1 इज द बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर। नंबर 2 फंजाई वर्क एज अ बायो फर्टिलाइजर। एंड नंबर 3 इज द सायनोबैक्टीरिया वर्क एज अ बायो फर्टिलाइजर। बोला बायो फर्टिलाइजर कौन कौन है? बैक्टीरिया, फंजाई एंड सायनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया, फंजाई, सायनोबैक्टीरिया। हम पहला नंबर लेंगे बैक्टीरिया का। आप सबको पता है कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं। सारे के सारे बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स के एडिशन में मदद करते, ऐसा नहीं है। कुछ बैक्टीरिया है जो न्यूट्रिएंट्स ऐड करते सॉइल में। जो बैक्टीरिया ऐड करते हैं वो 2 तरीके से करते हैं, 2 प्रकार के और बनते हैं यहाँ पे, ओके। सिम्बायोटिकली और नॉन सिम्बायोटिकली। ये बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर, जो एडिशन ऑफ नाइट्रोजन करते हैं, ओके, एज बायो फर्टिलाइजर। some bacteria work as biofertilizers, that is they add atmospheric nitrogen into soil in available form। अपने मिनरल को पढ़ा है, आपको पता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी एक तरीका है। तो ये सब बैक्टीरिया जो है, सायनोबैक्टीरिया जो है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। कौन सा वाला करते हैं? बायोलॉजिकल। अब यू नो बेटर कि एटमॉस्फेयर में 79 to 80% ऑफ नाइट्रोजन है, वो इस फॉर्म में है, डायटोमिक फॉर्म में है। तो इस नाइट्रोजन को इस नाइट्रोजन के फॉर्म में लाना, NH3, NO2, ओके, और NO3, दिस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर
डायजोट्रॉफी, इसको और में क्या बोलते, डायजोट्रॉफी, नाइट्रोजन फिक्सेशन और डायजोट्रॉफी विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, एन एंजाइम, एक एंजाइम, व्हाट इज दैट एंजाइम, नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज एंजाइमच्या मदतीनं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो इस फॉर्म में लाना इज द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर डायजोट्रॉफी। ये काम वही बैक्टीरिया कर सकते हैं जिसके पास नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम है। ये काम दो तरीके से होता है, एक सिम्बायोटिकली एंड एक नॉन सिम्बायोटिकली, माने फ्री लिविंग N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया, symbiotic N2 fixing and free living N2 fixing। डोर लगाओ, सिम्बायोटिक N2 फिक्सिंग कौन है, सिम्बायोटिक N2 फिक्सिंग बहुत फेमस नाम बोल रहा मैं आपको, राइजोबियम, राइजोबियम विथ रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, विथ रूट्स ऑफ लेग्यूम्स। और फ्री लिव्हिंग जो आहे हे सिम्बायोटिक आहेत, म्हणजे याच्यामध्ये काय करतात हे की दिस इज सपोज द रूट्स ऑफ लेग्यूम्स एंड दीज आर द रूट्स, इसके ऊपर कुछ ऐसे नोड्यूल्स आते हैं, इन नोड्यूल्स में बैठ के नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो मैं नाम बोला राइजोबियम, ये राइजोबियम अंदर बैठ के ये काम करता। कौन सा वाला, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा, अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, दिस इज रिडक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन। N2 converts into NH3 by reduction and बाकी by oxidation, ठीक है। सो नाइट्रोजन का कन्वर्जन अमोनिया में, नाइट्राइट में या नाइट्रेट में होना बैक्टीरिया के द्वारा इस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये काम बैक्टीरिया करते हैं, बरोबर। फ्री लिविंग या सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक बोले तो किसी के साथ एसोसिएशन करके, तो इनका एसोसिएशन यहाँ पर मैंने बताया रूट लेग्यूम्स, रूट्स ऑफ लेग्यूम्स के साथ है। वहाँ लेग्यूम्स की जड़ों पे वो ऐसी गांठियाँ बनाते, गुठलियाँ बनाते, अंदर बैठ करके ये काम करते हैं। इस प्लांट को तो फायदा होता ही होता, रेडीमेड नाइट्रोजन मिल रहा ना, अरे खत टाकता म्हणजे हेच टाकता ना तुम्ही, जब आप फर्टिलाइजर डाल रहे तो क्या डाल रहे, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये तो डाल रहे, तो ये तो नेचुरली ये बैक्टीरिया दे रहा प्लांट को, और इसके बदले में प्लांट उसको रहने के लिए जगह और खाने के लिए रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड देती है। बोले तो दोनों का बेनिफिट, दिस कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म, ये म्यूचुअलिज्म है। आजकल तो राइजोबियम के पाउडर भी मिलते हैं, सैचेट्स भी मिलते हैं। अगर आप लेग्यूम लगा रहे अपनी खेत में तो ये पैकेट लाओ, उसका पाउडर निकालो, थोड़ा सा पानी डालो, मालिश करो सीड्स की, लगा दो। एक डिफरेंस बोलता, ये चना बिना पाउडर लगाए वाला, राइजोबियम का पाउडर इसके ऊपर नहीं लगाया, और ये चना विद पाउडर है। इस चने ने प्लांट बनाया चने का, और इसने भी बनाया चने का प्लांट। ओके, तो आपको डिफरेंस जो है वो बहुत शुरू से नजर आएगा, शुरू से। क्या कि इसके ऊपर गांठियां बनी हैं और इसके ऊपर भी गांठियां बनी हैं, गांठियां, गुटलियां बनले लेत। सेकंड वाली प्लांट पे जो गांठियां हैं रूट्स पे, इसके हिसाब से कई गुना ज़्यादा है, और इसका परिणाम उसको नाइट्रोजन बढ़िया मिल रहा है। इसके हिसाब से इसके पास फ्रूट्स ज़्यादा लगेंगे, सीड ज़्यादा लगेंगे, सीड का साइज़ बड़ा होगा, फ्रूट का साइज़ बड़ा होगा, प्लांट विगरस ग्रो करेगी, फ्लावर का नंबर ज़्यादा होगा, एवरीथिंग सुपीरियर देन द फर्स्ट, सब कुछ बेटर। वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन
हमारी तरफ भी एक ऐड आती, देखो हॉर्लिक्स पीने वाले बच्चे बड़े 3 सेंटीमीटर, और हॉर्लिक्स क्या कॉम्प्लान पीने वाले बच्चे, अच्छा कॉम्प्लान के सॉरी, कॉम्प्लान पीने वाले बच्चे बड़े, नहीं कॉम्प्लान नहीं पीने वाले बच्चे बड़े 2 सेंटीमीटर एंड कॉम्प्लान पीने वाले बच्चे बड़े 3 सेंटीमीटर। माने जिनकी जिनकी हाइटें बड़ी है उन्होंने कॉम्प्लान पिया है, ये बोलने की बात है। लेकिन इधर ये सत्य है, यहाँ उनका टॉनिक कौन है भैया, राइजोबियम का कल्चर पाउडर मिलता है दुकान पे, वो सैचेट लाओ, पैकेट लाओ, उसको पानी के साथ ये करो, घोलो और सीड्स को मालिश करो, लगा दो सुखा के। लेग्यूम्स के साथ राइजोबियम का कांटेक्ट लेग्यूम के साथ है, वो सिम्बायोटिक है। अपने पास और कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, जैसे आजोस्पाइरिलम और अझाटोबॅक्टर, हे जसच्या तसे नावं पाठ करायचे। जे दिलं तेच पाठ करा, टॉपिकच्या बाहेर सिलेबसच्या बाहेर जाऊ नका, बरोबर, बिलकुल जायचं नाही। आणि मला नोट्स कुठल्या दिसायला नाही पाहिजे, कोणत्याही क्लासच्या कोणत्या इन्स्टिट्यूटच्या पब्लिकेशनच्या नोट्स बकवास आहे। एनसीईआरटी के बुक्स 1 नंबर, वो भी लेटेस्ट वाले। हां चलो, त्याची लाईन कळाली नाही तर पुन्हा मला विचारा, आपण रीडिंग घेतो लाईन्सच्या, हे संपल्याबरोबर रीडिंग घेतो आपण। अब जाएंगे हम टूवर्ड्स द फंजाई, ठीक है। अब जा रहे फंजाई की तरफ। फंजाई जो है, फंजाईला जे विटाकर आहे, RH विटाकर, त्याने एका अलग किंगडममध्ये टाकलं, स्वतंत्र एक किंगडम देऊन टाकली फंजाईला। फंजाई एक अलग से किंगडम बन चुकी है, किंगडम माइकोटा, किंगडम फंजाई। दुनिया के सारे फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, वाक्य लक्षात ठेवा। दुनिया का एक भी फंगस ऑटोट्रॉफिक नहीं है, वो खुद खाना नहीं बनाता। फिर ज़्यादातर फंजाई तो सैप्रोफाइटिक होते हैं, डेड डिकेइंग मैटर पे जीने वाले। कुछ जो होते हैं वो पैरासाइटिक है, कुछ पैथोजेनिक है, बीमारी बनाते हैं, कुछ पैरासाइट से। लेकिन कुछ है जो सिम्बायोटिक है, ऐसे बहुत कम है। ज़्यादातर तो दूसरों को तकलीफ देंगे वो, नहीं तो फिर सड़ा के अपना अपना हिस्सा निकाल लेंगे, डाइजेस्ट करना, उसको डिकम्पोज करना। लेकिन कुछ फंजाई है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आते हैं और अपना काम निकलवाते उसके साथ में, इनको बोलते माइकोराइजा। व्हाट इज माइकोराइजा? माइकोराइजा बोले तो ऐसे रूट्स जिनके ऊपर फंगस चढ़ा है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। माइकोराइजा, द रूट्स with fungal mycelium, the roots with fungal mycelium। कवक जाल जड़ के साथ में है, द रूट विथ फंगल माइसिलियम। मैं विथ बोल रहा, ऑन और इन नहीं बोल रहा, क्योंकि ये फंगल माइसिलियम, ये फंगल एसोसिएशन, ये फंगल कॉलोनी बाहर भी हो सकती है, अंदर भी हो सकती है। अगर ये फंगल कॉलोनी रूट के बाहर से है तो उसको एक्टोमाइकोराइजा बोलते हैं, और ये रूट के अंदर से डेवलप हुई है कॉर्टेक्स में तो एंडोमाइकोराइजा बोलते हैं। माइकोराइजा ऑफ 2 टाइप्स, वन इज एक्टोमाइकोराइजा, सेकंड इज एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। अब माइकोराइजा अंदर से हो या बाहर से हो, तकरीबन काम एक ही करता है। पहले थोड़ा सा इसका मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद इसके काम बताएंगे ये क्या करता है। माइकोराइजा खास तौर पे जो एक्टो प्रकार का है, ज़मीन पे बनने वाले 48% प्लांट्स में ये पाया जाता है। ये सगळे गवत, ऑल ग्रासेस विथ एक्टोमाइकोराइजा, सभी ग्रासेस एक्टोमाइकोराइजा के साथ है। कितनी बड़ी लोक संख्या है उनकी घास की। इसके अलावा यूकेलिप्टस, नीलगिरी, उसके बाद भी एक्टोमाइकोराइजा है। ओके, तो ये एक्टो है या एंडो है, ये क्या मामला है? देखो, मान लो दिस इज द रूट ऑफ अ प्लांट,
तो ये इस रूट पे इस तरह से एक मेंटल बनाते फंगस, फंगल माइसिलियम इस रूट के ऊपर, देखो ध्यान से देखो, रूट कहाँ है, अंदर है, ये रूट हेयर से, लेकिन वो अब इस मेंटल के नीचे दब चुके हैं। मेंटल माने कवच, ये मेंटल है फंगल माइसिलियम, और इस मेंटल में ये पूरा रूट ढक चुका है, उसके ऊपर का पूरा ताबा कब्जा फंगस ने लिया है, लेकिन ये फंगस इसको तकलीफ देने के लिए ऊपर से नहीं बैठा। तो ये फंगल मेंटल अपने हाइफी, हाइफी माने धागे, ऐसे बाहर निकालता और ये वर्क एज अ रूट हेयर। दीज आर फंगल हाइफी, वर्क एज रूट हेयर। ये रूट हेयर बोल के काम करता है। अब रूट हेयर का काम क्या है? पहला काम टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स, ये वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करता रूट हेयर से भी कई गुना अच्छा। इसीलिए जहां पानी की कमी है वो प्लांट्स इनका सहारा लेते माइकोराइजा माने फंगल माइसिलियम का। जो माइकोराइजा में फंगस है, माइकोराइजा बोले तो रूट विथ फंगस, हाँ, माइकोराइजा फंगस का नाम नहीं है, रूट का नाम है। कई लोग गलती करें कि माइकोराइजा फंगस है, नहीं भाई, माइकोराइजा एक रूट है जिसके साथ फंगस है। अब फंगस कौन है? फंगस फ्रॉम द कैटेगरी ग्लोमस, ग्लोमस जाति का फंगस फ्रॉम ग्लोमेमाइसिटी, ग्लोमेमाइसिटी, जैसे फाइकोमाइसेट्स, एस्कोमाइसेट्स, ये पांचवा माइसेट याद रखो, क्लास ग्लोमोमाइसिटी, ग्लोमोमाइसिटी। ओके, सो ये माइकोराइजा यूकेलिप्टस से सपोज नीलगिरी है, नीलगिरी के जड़ के ऊपर एक पूरा कवच बना। कवच किसका? कवच हाइफा का, हाइफा माने धागे। तो इसने क्या बनाया? इसने, हाइफा ने एक मेंटल बनाया, मेंटल, हाइफी मिलके मेंटल बना, कुछ हाइफी बाहर भी निकले। फंगल मेंटल म्हणजे काय? फंगल मायसिलियम, दिस इज द रूट, हे रूट आहे। आता फंगस कुठे? ते फंगस जे आहे ना, याच्यावर असं बसलं आणि त्याने एक कवच जैकेट तैयार केलं, उसने एक जैकेट बनाया। इस पूरे जैकेट का नाम है मेंटल, फंगल मेंटल। और इस मेंटल से जो धागे निकल रहे वो है फंगल हाइफी, फंगल हाइफी। क्या करते? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ऑर्गेनिक फूड नहीं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, बरोबर आहे का? ओ हॅलो, सांगा मायकोरायझा म्हणजे काय? रूट विथ फंगल माइसिलियम। इसमें फंगस कौन सी जाति का है? फंगस इज ग्लोमस। फंगस कौन है? ग्लोमस। हु इज फंगस? ग्लोमस। फंगस की जाति ग्लोमस। अब इसका अगर क्लास लिखना है आपको तो लिख सकते हैं ग्लोमोमाइसिटी, ग्लोमोमाइसेट्स, ग्लोमोमाइसेट्स, ग्लोमोमाइसेट्स। दूसरा काम, पहला काम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, सेकेंड फंक्शन फॉस्फेट न्यूट्रिशन, फॉस्फेट न्यूट्रिशन। पहला फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो दूसरा फंक्शन इज द फॉस्फेट न्यूट्रिशन। याद रखना, फंगस जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते, कुछ लोग गलतियां करते। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, ये लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। मी काय म्हणतो, लक्ष देतो? कौन नहीं करते? फंजाई। फिर इनके दो काम बोलो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फॉस्फेट न्यूट्रिशन। अगर वो हाइफा बाहर निकले तो एब्जॉर्प्शन करेंगे,
हाइफी जो बाहर निकलते ना, ये वाले फंगल हाइफी, दे विल मेक द नाइट्रोजन, व्हाट यू से, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. हाँ नाही, हां एक चीज, रूट हेअर युनिसेल्युलर असतात मधले, ये मल्टीसेल्युलर आहे. हायफी आर मल्टीसेल्युलर, रूट हेअर्स युनिसेल्युलर, फंगल हायफी मल्टीसेल्युलर. फंगस कोणत्या जातीचं? ग्लोमस. ग्लोमस. ठीक है. तो आपके वाटी से जो ये बायो फर्टिलाइजर है, आपने इसको बढ़ाने के लिए कुछ अगर किया माइकोराइजी को, तो खेत को तो फायदा ही फायदा होगा, नुकसान थोड़ी होगा सॉइल को. अच्छा, इससे दूसरे जीवों को कोई खतरा? बिल्कुल नहीं, कोई खतरा नहीं है. इसलिए दिस इज क्वाइट सपोर्टिंग. अब लास्ट हम ले रहे एज अ साइनोबैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर. हम जो अभी ले रहे वो साइनोबैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर ले रहे. साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन अल्गी, BGA. नाउ द बायो फर्टिलाइजर वी आर टेकिंग इज अ साइनोबैक्टीरिया, जिसको और में बोलते ब्लू ग्रीन अलगा. साइनोबैक्टीरिया और BGA. इट्स ब्लू ग्रीन अलगा. ओके. ब्लू ग्रीन अलगा यूनी और मल्टीसेलुलर दोनों तरह के हैं. ये यूनी भी है और मल्टीसेलुलर भी है, और वो खास तौर पे ब्लू एंड ग्रीन कलर कंटेन करते हैं. वो फोटोसिंथेटिक. दीज आर फोटोसिंथेटिक. ये फोटोसिंथेटिक है विथ ब्लू एंड ग्रीन कलर, विथ ब्लू एंड ग्रीन कलर. Some of them are nitrogen fixing. इनमें से कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग है, सिम्बायोटिकली और नॉन सिम्बायोटिकली, दोनों तरीके से. सिम्बायोटिकली और फ्री लिव्हिंग. आता कोणता BGA नायट्रोजन फिक्स करतो तेही लक्षात घ्या. BGA कडे सुद्धा, BGA बहुत सारे मल्टीसेलुलर है. अगर ये वाला मल्टीसेलुलर BGA है तो इसके बीच में कुछ मोटे मोटे सेल्स होते हैं. इन सेल्स को हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट. क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट. ये जाड़ी मोटी थोड़ी सी येलो येलो सेल है, इस सेल का नाम है हेट्रोसिस्ट. हेटेरोसिस्ट. ये जो मैंने धागा निकाला वो नॉस्टॉक है, और नॉस्टॉक एक फ्री लिविंग N2 फिक्सिंग BGA है. कौन है नॉस्टॉक? फ्री लिविंग N2 फिक्सिंग BGA. Who is nostoc? N2 फिक्सिंग BGA. यहाँ इस हेट्रोसिस्ट के अंदर नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है. हेट्रो माने अलग, सिस्ट माने सेल. बाकी सेल से ये सेल अलग है, मोटी है, और इस सेल में होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन. बोले तो वो जो मैंने लिख के दिया था N2 कन्वर्ट्स टू NH3, NO2, NO3, वो काम यहाँ चलता है. और यहाँ इसीलिए चलता है क्योंकि दिस कंटेन्स द नाइट्रोजिनेज एंजाइम. यहाँ कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? नाइट्रोजिनेज. बिना नाइट्रोजिनेज एंजाइम का कोई बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता. पक्की बात याद रखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन वही करेगा विच विल कंटेन द नाइट्रोजिनेज एंजाइम. इट वर्क्स एज ए कैटलिस्ट in the conversion of N2 into NH3.
N2NH3 में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नाइट्रोजिनेज। कौन सा वाला एंजाइम बोलो? नाइट्रोजिनेज। बात सही है। एंड एक और है, इनका इनका इस्तेमाल जो होता है ना पैडी फील्ड्स में होता है। धान के खेत, पैडी, चावल जो हमेशा गीले रहते हैं और इनको गीलापन चाहिए, तो फार्मर्स इसको फेंक देते इन द पैडी फील्ड। इसका नाइट्रोजन व्हाट यू से फर्टिलाइजर बोल के काम करता है और सॉइल बहुत बढ़िया रहती है, कोई खतरा नहीं सॉइल को। ये हेट्रोसिस से नाइट्रोजन, इनके धागे से नाइट्रोजन जाता ज़मीन में, ज़मीन से जाता प्लांट में, और फसल का उत्पादन भी बढ़िया होता है। ये फ्री लिविंग है, नॉन सिम्बायोटिक है। एग्जाम्पल इज नॉस्टॉक। नॉस्टॉक इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्री लिविंग एंड टू फिक्सिंग। इसके साथ कुछ सिम्बायोटिक भी है। सिम्बायोटिक में कौन कौन आ रहा? सिम्बायोटिक एंड टू फिक्सिंग। वैसे एक अनाबिना नाम का एंड टू फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है। ऑसिलेटोरिया एक सिम्बायोटिक एंड टू फिक्सिंग है। ऑसिलेटोरिया एग्जाम्पल इज ऑसिलेटोरिया। और एक ही दिया। अनाबिना कशामध्ये दिले? कशामध्ये? स्पेसिफिक नाही दिलं, ठीक है। तो नॉस्टॉक जो है वो एक फ्री लिविंग है। आप ऐसा याद रखो कि नॉस्टॉक इज फ्री लिविंग। अगर नहीं दिया तो छोड़। एक्चुअली अनाबिना दोनों में है। अनाबिना फ्री लिविंग भी है एंड सिम्बायोटिक भी है। हाँ, एक एग्जाम्पल है नॉस्टॉक, एक है ऑसिलेटोरिया और अनाबिना। अनाबिना अजोला नाम के प्लांट में सिम्बायोटिक होता है। अजोला, उसको बोलते हैं अनाबिना अजोली। तो ये सभी क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये सभी लोग कौन है? बायो फर्टिलाइजर। N2 फिक्सिंग, इनको हम पैडी फील्ड्स में डालते हैं, धान के खेतों में। इनको हम किस में डालते हैं? धान के खेतों में। इन सभी के पास कौन सा एंजाइम है? नाइट्रोजिनेज। और ये जब चावल के खेत में डालते तो चावल का उत्पादन 35% से बढ़ जाता है तकरीबन। ओके, बहुत ज़्यादा उत्पादन बढ़ता है। तो इनको डालने से हमारे खेत भी अच्छे रहेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म को हम डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे। मेन बात, आपका जो सॉइल है वो और रिच हो रहा फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर डालने से डेजर्टिफिकेशन नहीं हो रहा, फ्लोरा फौना बच रहा। अच्छा, आपको उत्पादन चाहिए वो भी मिल रहा है। उत्पादन कहाँ बंद हो रहा आपका? तो और से अच्छा मिल रहा है, पहले से अच्छा मिल रहा है। सिर्फ हमारा कन्वेंशनल फार्मिंग का तरीका जो है, ट्रेडिशनल फार्मिंग का जो तरीका है, वो ट्रेडिशनल फार्मिंग कब से शुरू हुई पता है? 1960 से 1960, जब फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। और उस ग्रीन रिवॉल्यूशन के 4 कारण थे। एक इज द इंप्रूव्ड हाइब्रिड सीड, 2 इज द केमिकल पेस्टिसाइड, 3 केमिकल फर्टिलाइजर और 4 इरिगेशन। इरिगेशन माने हम बाहर से पानी देना, वाटर अवेलेबिलिटी, इरिगेशन। दूर दूर से हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके पानी ला रहे थे और जिससे फसलें बढ़िया निकली और हमारा हरित क्रांति हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, सबके पेट पलने लगे, हम भी खुश, फार्मर भी खुश, सब खुश। लेकिन 40, 50, 60 साल में इस केमिकल एग्रीकल्चर ने जो हमारे पर्यावरण का लॉस किया, एनवायरनमेंट का लॉस किया, वो भर के निकालने को शायद अगले 100 साल जाए। अगर अभी से भरना चालू करें तो 100 साल जाए। अभी भी नहीं जागे तो आपके सामने रिजल्ट्स है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है,
आइस ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे। एक बहुत बड़ा ग्लेशियर अंटार्कटिका में टूटा और अटलांटिक ओशियन में गिरा। जो 5 करोड़ साल में घटना नहीं हुई वो हो गई 180 किलोमीटर लंबा आइस ग्लेशियर। 5 किलोमीटर उसकी गहराई है और 180 किलोमीटर का लंबाई। इतना मोटा बर्फ का टुकड़ा जब समुद्र में गिरेगा, महासागर में, सब महासागर कनेक्टेड है लास्ट को, तो उसका असर तो समुद्रों पे गिरना ही है। आइस अगर वहां से मेल्ट हो रहा है, 16% पानी ग्लेशियर के फॉर्म में है। पृथ्वी का 16% वाटर इज इन द ग्लेशियर। उसका अगर 2-3% भी हिस्सा हमारे ओशियंस में आता है तो कोस्टल जो सिटीज़ है, कोस्टल सिटीज़ जो शहर हमारे इसके बगल में बैठे हैं समुद्र महासागरों के, वो आधे या पूरे के पूरे अंदर चले जाएंगे। तो हम कहाँ जाएंगे? बोले तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं, हम समझ नहीं पा रहे। इसका कारण पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र ये दोनों भी है। एक कारण ये भी है, आजकल एग्रीकल्चर पोल्यूशन फैला रहा। पहले एग्रीकल्चर बोले, खेती बाड़ी बोलते थे, हरियाली है, सब है, स्वच्छता है। लेकिन आज हम खेत में जाएंगे तो जहर ही जहर है। कोई तो फवार नहीं कर रहा, उसका फवारा हमारे मुंह पे आ रहा है। खेत के बगल से जाने वाली नदी का पानी पियो तो पिए बरोबर मर जाएंगे। क्यों? कोई तो ऊपर वो जहरीली दवाइयाँ छिड़के वाले बर्तना धो रहा, वो पाइप धो रहा पेस्टिसाइड के। हमारे खेत में एक समय था कि स्वच्छता रहती थी, बोले तो बहुत ही स्वच्छ हवा। आजकल हवा प्रदूषित है, खेत में भी। इस शहर में ठीक है भाई, एग्जॉस्ट आ रहा है, व्हीकुलर एग्जॉस्ट, कंबशन व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल का। लेकिन खेत में क्या है? खेत में जहर है। कौन सा जहर? पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड। और उसको हम रोक रहे नहीं अगर, तो खेती हम अगली पीढ़ी के लिए नहीं बचा सकते। उसको खत्म होना है। हम हमारे हाथों से खेतियां खत्म कर रहे हैं। उसका एकमेव कारण इज द पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। तो पर्याय क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग बाय ऑर्गेनिक फार्मर। कन्वेंशनल खेती छोड़ दो। कन्वेंशनल माने परंपरागत, जो पिछले 60 साल से आ रही है। आज हमें चाहिए केमिकल फ्री एग्रीकल्चर। कौन सा एग्रीकल्चर बोलो? हाउ द एग्रीकल्चर इट शुड बी केमिकल फ्री एग्रीकल्चर। कैसे? हमने इसके पहले हेडिंग में देखा कि कीड़े बिना केमिकल के कैसे मारना। इस हेडिंग में देख रहे कि बिना फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर ऐड करे खेत में उत्पादन कैसे बढ़ाना। तो आप तीनों से बढ़ा सकते हैं, बैक्टीरिया से, फंजाई से और साइनोबैक्टीरिया से। क्योंकि ये क्या बोल के काम करेंगे? बायो फर्टिलाइजर्स। बैक्टीरिया में 2 प्रकार, सिम्बायोटिक एंड फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का नाम बोलो, अज़ाटोबैक्टर। नॉन सिम्बायोटिक का अज़ोस्पाइरिलम एंड राइजोबियम है। मैंने सिम्बायोटिक का अज़ाटोबैक्टर बोला क्या? सॉरी, राइजोबियम। सिम्बायोटिक इज राइजोबियम। किसके साथ? रूट्स ऑफ लेग्यूम्स। और अज़ाटोबैक्टर फ्री लिविंग, अज़ोस्पाइरिलम फ्री लिविंग। उसके बाद मैंने फंगस बोला, माइकोराइजा। माइकोराइजा बोले तो रूट विथ फंगल माइसेलिया, रूट विथ विच कैन फिक्स द फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस फिक्स करता है ऐसा माइसेलियम, बीमारी वाला माइसेलियम नहीं। माइसेलियम माने कवक जाल। तो ग्लोमस जाति का फंगस है जो कुछ रूट्स के साथ मिलके फॉस्फेट न्यूट्रिशन करता है। इसके बदले में रूट से खाना खाता है और रूट को जो फॉस्फोरस देता है। उसके साथ साथ वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन भी बाहर से वो हाइफी के द्वारा करता है और रूट हेयर से भी बढ़िया ढंग से वो पानी एब्जॉर्ब करता है। रूट हेयर से भी अच्छा तरीका, ओके। लेकिन याद रखना, हाइफा माने फंगल धागा, रूट हेयर माने इधर वाला रूट का धागा। लेकिन रूट का धागा, रूट हेयर यूनिसेलुलर है, फंगल हाइफी मल्टीसेलुलर है, मंसोड़। एंड लास्ट इज द साइनोबैक्टीरिया, बीजीए।
बीजीए बोले तो ब्लू ग्रीन अलगा, इट्स अ ऑटोट्रॉफिक अलगा, व्हाट यू से बैक्टीरिया, वो साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक है, ब्लू एंड ग्रीन कलर का है, लेकिन जिसके पास नाइट्रोजनेज है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है, दोनों तरीके से। इसके एग्जाम्पल नॉस्टॉक, अनाबिना, ऑसिलैटोरिया, एल्यूसिएरा, स्काइटोनेमा, स्ट्राइगोनेमा, बहुत बड़ी ये है रेंज है। इनको खेत में स्पेशली डालते पैडी के खेत में, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, ओके, तेलंगाना स्टेट्स, केरला, इन राज्यों में ये बहुत चलता, क्योंकि इनमें चावल बहुत चलता, पता है ना। आपने देखा है चावल खाते समय? साउथ वाले को देखा है? तो अगर देखा है तो देखते ही रहेंगे आप खाना नहीं खा सकते, जितना अंदर उतना ही नीचे, फिर से अंदर। एक्चुअली उधर बहुत चावल खाते, कुछ तो गोले बना खाते चावल के, बहुत ही डेंजर खाते हो, हम वो नहीं खा सकते वैसा, है ना। जितना सांबर हम हफ्ते में नहीं खाते उतना वो एक समय खाते। उनको एक कटोरी चावल, एक कटोरी से कुछ नहीं होता, भागो ना। और वो अगर आप डालते उसको, चावल परोसने जाते, दाल परोसने जाते, तो टाका म्हणत नाहीत, वत्ता। ये सबको पता है, व्हाट इज दैट कॉल्ड, वत्ता। देन तो इस तरह से भैया अलग अलग तरीके हैं, लेकिन वो ये इस्तेमाल करते हैं खेतों में, क्या, नॉस्टॉक। नॉस्टॉक पहले बनाते हो डबके में और बाद में उसको डालते हैं। डालने का भी एक फिक्स रेट है, 10 kg पर हेक्टर, 2.5 एकड़ को 10 kg नॉस्टॉक, या 1 हेक्टर को 10 kg ड्राइड नॉस्टॉक जब डालेंगे तो हरा हो जाता हो, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता इन इट्स हेट्रोसिस्ट नाम की सेल, ओके। ये नॉस्टॉक है, एल्यूसिएरा है, ऑसिलोट्रिया है, अनाबिना है, ये सब नाइट्रोजन फिक्सिंग है, इनके पास नाइट्रोजन एंजाइम है, ये सब बीजीए है, राइट। दिस इज अबाउट द, क्या बोलेंगे, बायो फर्टिलाइजर।